11 मार्च 2011 ये वो दिन था जब समंदर ने जापान के खिलाफ जैसे जंग ही छेड़ दी और जवाब में जापान ने जो किया वो तारीख के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक कहलाया, द ग्रेट सुनामी वॉल। अब ये सिर्फ कंक्रीट की एक दीवार नहीं है, नहीं, ये एक ढाल है जो एक बहुत बड़े कौमी साने के जख्मों से बनी है। तो आइए इसकी तामीर के पीछे की जो इंजीनियरिंग है, जो जिद्दोजहद है, उसे समझते हैं। देखें, इंजीनियरिंग में ना वक्त से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। और 11 मार्च 2011 को जापान के पास थे सिर्फ 15 मिनट। सोचें ज़रा, 9.0 शिद्दत के ज़लज़ले के ठीक 15 मिनट बाद पहली लहरें साहिल से आ टकराईं और 1 घंटे के अंदर अंदर पानी ने वहां के तमाम दिफाई निज़ामों को बिल्कुल बेबस कर दिया था। बस यही वो 60 मिनट का चैलेंज था जिसने इस मेगा प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। और इस सानहे की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भारी थी, तकरीबन 20,000 जानें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो वजह है, वो क्यों है जो इस दीवार की तामीर के हर इंजीनियरिंग फैसले के पीछे खड़ा था। मकसद सिर्फ एक था, ऐसा नुकसान दोबारा कभी ना हो। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि 2011 की लहर ने सब कुछ कैसे तहस नहस किया, फिर एक कंक्रीट की ढाल का डिज़ाइन कैसे बना, उसके बाद सबसे मुश्किल काम यानी साहिल की खतरनाक ज़मीन को कैसे काबू किया गया, और फिर खुंडरात से ये दीवार कैसे खड़ी हुई। और हाँ, आखिर में हम इसके मुतनाज़िया पहलुओं पर भी नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक ऐसी लहर जिसने सब कुछ तोड़ दिया। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 2011 का सुनामी सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं था। नहीं, ये एक इंजीनियरिंग की नाकामी का एक बहुत बड़ा सबक था जिसने जापान के साहिली दिफा की सारी कमजोरियों को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। पहले क्या होता था, जापान की जो पुरानी समुद्री दीवारें थीं वो एक उसूल पर बनी थीं जिसे इंजीनियर्स कहते हैं डिज़ाइन बेसिस। मतलब उन्हें उन खतरों के लिए बनाया गया था जिनका हमें अंदाज़ा था, जैसे तूफान या छोटे सुनामी जिनकी लहरें 8 से 10 मीटर तक ऊंची जाती थीं। लेकिन 2011 में जो लहर आई वो 15 मीटर से भी ऊंची थी। यह हमारे तमाम अंदाज़ों, तमाम कैलकुलेशन से कहीं ज़्यादा थी। ये एक आउट ऑफ स्पेक इवेंट था, यानी एक ऐसी चीज़ जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे, और उसने खतरे की पूरी तारीफ ही बदल कर रख दी। और उसके बाद जो तबाही हुई उसका पैमाना बहुत बड़ा था। सोचें, 1,20,000 से ज़्यादा घर मलबे का ढेर बन गए, पूरा का पूरा साहिली इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, और तो और फुकुशिमा में लेवल 7 का न्यूक्लियर बहरान शुरू हो गया। इस सब ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि सिर्फ चंद मिनट की वार्निंग काफ़ी नहीं है, अब एक नए और बहुत बड़े हल की ज़रूरत थी। चलें, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक कंक्रीट शील का डिज़ाइन। अच्छा, जब पानी तो पीछे हट गया तो इंजीनियर्स ने अपना काम शुरू किया, डेटा का तज्जिया। अब असल चैलेंज फील्ड में नहीं बल्कि डिज़ाइन टेबल पर था। सवाल ये था कि एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ दिफा कैसे बनाया जाए जिसकी ताकत का अब उन्हें होलनाक हद तक अंदाज़ा हो चुका था। तो सबसे बड़ा सवाल क्या था? यही ही कि आप एक ऐसी लहर के लिए दिफा कैसे डिज़ाइन करते हैं तो शायद सदी में एक बार आती है, लेकिन इस तरह कि मुल्क दिवालिया भी ना हो, यानी मुकम्मल हिफाजत और माशी हकीकत, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस कैसे लाया जाए। तो दीवार कितनी ऊंची होनी चाहिए, ये फैसला कोई अंदाजे से नहीं लिया गया। इंजीनियर्स ने बहुत जदीद शुमारियाती मॉडल्स इस्तेमाल किए, जैसे एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये क्या चीज़ है? आप इसे यूं समझें कि ये मॉडल पिछले कई सालों के डेटा को देखता है और फिर ये पेशगोई करता है कि 10 मीटर, 15 मीटर या 20 मीटर की लहर आने का कितना चांस है। इससे इंजीनियर्स को एक ऐसी ऊंचाई चुनने में मदद मिली जो हिफाजत भी दे और जिसकी लागत भी काबू में रहे। ये आप कह लें इम्कानात और हकीकत के दरमियान एक बहुत सोचा समझा फैसला था। और यहाँ पर सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। इंजीनियर्स को ये एहसास हुआ कि शायद इतनी बड़ी लहर को पूरी तरह रोकना मुमकिन ही ना हो। तो नया मकसद लहर को हराना नहीं था बल्कि उसे सुस्त करना था। टारगेट ये था कि लहर की ताकत को 30 से 50% तक कम किया जाए ताकि लोगों को वहां से निकलने के लिए कीमती 5 से 7 इजाफी मिनट मिल जाएं। और ये चंद मिनट खरीदने के लिए $12 अरब से ज़्यादा खर्च किए गए। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे अहम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले हिस्से की तरफ। एक सिविल इंजीनियर के तौर पर मैं बता सकता हूं कि असल चैलेंज दीवान की ऊंचाई नहीं थी, सबसे बड़ा चैलेंज था उसकी बुनियाद, यानी कमज़ोर साहिली मिट्टी पर इतनी बड़ी दीवार खड़ी करना। अब यहाँ जियोटेक्निकल मसला क्या था? मसला था ज़मीन की अपनी साख्त। देखें, साहिल की ज़मीन रेत, गाद और ढीली मिट्टी का एक मिक्सचर होती है। इसमें बोझ सहने की ताकत बहुत कम होती है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा था लिक्विफेक्शन का,
ये क्या होता है? जलजले के झटकों से ना ये ठोस जमीन पानी की तरह एक माए की तरह बन जाती है। जैसे गीली रेत पर पाँव रखने से वो धंस जाती है, बिल्कुल वैसे। तो सीधी सी बात है, एक दीवार उतनी ही मजबूत हो सकती है जितनी उसके नीचे की जमीन, और यहाँ यह जमीन इंतहाई कमजोर थी। तो इस मसले का हल क्या था? हल ये था कि जमीन को ही दोबारा से इंजीनियर किया जाए। इसके लिए कई कदम उठाए गए। पहला, जियोटेक्निकल सर्वे किए गए ताकि पता चले कि कमजोर तहें कहाँ हैं। दूसरा, जमीन में 30 मीटर गहराई तक स्टील और कंक्रीट के पाइल्स डाले गए, बिल्कुल जैसे जमीन में मजबूत जड़ें गाड़ दी गई हों। तीसरा, उसके ऊपर पिसे हुए पत्थर और रेत की तय बिछाकर इसे इतना कॉम्पैक्ट किया गया कि एक मसनूई चट्टान जैसी बुनियाद बन गई। और चौथा, सेंसर्स लगाकर मुस्तकिल मॉनिटरिंग की गई, ये पक्का करने के लिए कि ये नई बुनियाद वाकई मजबूत और मुस्तहकम है। तो मुख्तसर ये है कि इन तकनीकों ने ज़मीन की पूरी केमिस्ट्री ही बदल दी। एक ऐसी ज़मीन जो खुद धंस सकती थी, उसे एक ठोस मुस्तहकम बुनियाद में बदल दिया गया। एक ऐसी बुनियाद जो लाखों टन वजनी दीवार का बोझ उठा सके। और सच पूछें तो इसी बुनियाद की वजह से ये पूरा मंसूबा मुमकिन हो पाया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, खंडरात से तामीर। तो जब बुनियाद मजबूत हो गई ना, तब असल दीवार को खड़ा करने का काम शुरू हुआ। और ये कोई छोटा काम नहीं था। ये एक तबाहशुदा साहिली पट्टी पर 400 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज था। जरा इन नंबर्स पर गौर करें तो इस प्रोजेक्ट की वुसअत का अंदाजा होता है। लंबाई तकरीबन 400 किलोमीटर, ऊंचाई 15 मीटर तक, यानी एक 5 मंजिला इमारत जितनी। और इस काम को करने के लिए 30,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स और वर्कर्स ने 5 से 7 साल तक लगातार काम किया। और एक और बहुत दिलचस्प इंजीनियरिंग टेक्निक इस्तेमाल हुई। समुंदर की सतह से नीचे बुनियाद बनाने के लिए कॉफर डैम्स का इस्तेमाल किया गया। ये क्या होते हैं? ये समंदर के अंदर स्टील के बड़े बड़े आरजी डैम होते हैं जो पानी को बाहर रखते हैं ताकि अंदर समंदर की तह पर खुश्क माहौल में काम किया जा सके। आप इसे ऐसे समझें जैसे समंदर के बीच में काम करने के लिए एक बहुत बड़ा खुश्क बाथटब बना लिया गया हो। अच्छा, अब एक और मसला था। दीवार को एक सीधी मुसलसल लकीर में तो नहीं बना सकते थे, ठीक है, क्योंकि बीच में बंदरगाहें आती हैं, दरिया समंदर में गिरते हैं। तो इन जगहों की हिफाजत कैसे की जाए, और वो भी इस तरह के साहिल की माईशत पर कोई असर ना पड़े? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसका हल निकाला गया ऑटोमेटेड सुनामी गेट्स की सूरत में। इनमें 2 अहम किस्में थीं। एक थे टॉप डाउन गेट्स, यानी एक बहुत बड़ा स्टील का पैनल जो खतरे के वक्त ऊपर से नीचे गिरकर रास्ता बंद कर देता है। और दूसरे थे बॉटम अप गेट्स, जो आम हालात में समुंदर की तह पर लेटे रहते हैं और खतरे के वक्त हाइड्रोलिक सिस्टम से ऊपर उठकर दीवार बना देते हैं। इस तरह बहरी जहाज भी आराम से आते जाते रहते हैं। और अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इस दीवार की मुतनाज़िया मिरास। ये इंजीनियरिंग का एक शाहकार तो बन गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई कामयाब है? अब हम इसके समाजी और माहौलियाती असरात को देखेंगे, और यहाँ जवाब से ज़्यादा सवालात हैं। एक नज़रिया तो हिफाजत और दूरअंदेशी का है। इसकी बेहतरीन मिसाल फोदाई गांव के मेयर कोतोको वमूरा की कहानी है। उन्होंने 70 की दहाई में शदीद तनकीद के बावजूद एक दीवार बनाई, और इसी दीवार ने 2011 में उनके पूरे गांव की जान बचाई। उनका कहना था कि आखिर में लोग समझ ही जाएंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा रुख भी है। ये उन लोगों की आवाज़ है जो महसूस करते हैं कि इन दीवारों ने उन्हें उनके समंदर से ही काट दिया है। मिसाल के तौर पर माकोतो हाताकयामा एक किसान है जिनके गांव ने दीवार बनाने से इनकार कर दिया और ऊंची जमीन पर मुंतकिल हो गए। उनका कहना है कि समंदर मेरी शनाख्त है, ये मेरा घर है। तो इस प्रोजेक्ट के गैर इरादी नताइज क्या निकले? इस पर कई तनकीदें होती हैं। एक तो ये कि इन दीवारों ने समंदर का नज़ारा ही ख़त्म कर दिया, जिससे सियाहत को नुकसान हुआ। दूसरा, उन्होंने साहिली माहौलियाती निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर किया। और एक बहुत अहम नुकता ये भी है कि ये दीवारें लोगों में हिफाजत का एक झूठा एहसास भी पैदा कर सकती हैं। तो आखिर में एक सवाल बाकी रह जाता है, जापान की ये अजीम दीवार, क्या ये इंसानियत की आखिरी ढाल है या एक कंक्रीट का कैद खाना? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हिफाजत, फितरत और खुद इंसानी रूह के दरमियान के पेचीदा ताल्लुक पर सोचने पर मजबूर करता है।